डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। गोरखपुर में हैं हम और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और इस सेशन में, इस सत्र में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है और हम बात एक्सप्रेसवे की कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे की रफ्तार क्या पहुंचेगी सत्ता के द्वार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण भी जो है वो लगातार एक मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री जो है नितिन गडकरी जी इस वक्त सीधा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार नितिन जी हमारे डीडी कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। सर, मैं ये देख रहा था नितिन जी की जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एक बार उन्होंने कहा था कि अमेरिका की सड़कें बेहतरीन हैं, इसलिए अमेरिका धनवान नहीं है, बल्कि अमेरिका धनवान इसलिए है क्योंकि यहां की सड़कें बेहतरीन हैं। यानी सड़कें जो हैं वो दरअसल समृद्धि का द्वार बनती हैं। उत्तर प्रदेश जो कि एक बीमारू राज्य माना जाता था, एक पिछड़ा राज्य माना जाता था, क्या आपको लगता है आज उत्तर प्रदेश जबकि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है, तो समृद्धि सड़कों के माध्यम से, राजमार्ग के माध्यम से यहां पहुंच रही है क्या? देखिए, सड़कें विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार बातें जहां होती है वहां इन्वेस्टमेंट आती है, इंडस्ट्री आती है। और जहां इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री आती है वही रोजगार निर्माण होता है, वहां प्रगति होती है, समृद्धता और संपन्नता आती है, वेल्थ बनती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शोकांतिका ये थी, पिछले अनेक सालों में उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी थी, उत्तर प्रदेश में रोड की कमी थी, और इसके कारण जो पूंजी निवेश करने वाले जो उद्योगपति थे उन्होंने उत्तर प्रदेश को नहीं चुना। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट अन्य भाग में, जहां वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उस क्षेत्र में गई, पर अब इस समय उत्तर प्रदेश में जो सड़क निर्माण हुई है और जो हो रही है अभी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी हुई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महामार्ग के मंत्री होने के नाते ही मैं ये पूरा हिसाब कर रहा हूँ। 6 लाख करोड़ के रोड मैं 2023 को पूरा करने के पहले 6 लाख करोड़ के रोड एक तो पूरे होंगे और कुछ रोड के काम शुरू हुए होंगे। उत्तर प्रदेश में 2014 से 2021 तक करीब 90,000 करोड़ की लागत से 4,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण काम किया केवल राष्ट्रीय महामार्ग में। 70,000 करोड़ की लागत से 2,260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण 2022 में किया जाएगा। 90,000 करोड़ की लागत से 2,500 किलोमीटर हाईवे का निर्माण 2023 में किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 1,60,000 करोड़ की लागत से 4,700 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम 2023 में पूरा होगा। और उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ की लागत से, जिसका आपने उल्लेख किया, 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और 23,000 करोड़ की लागत से 40 नए बाईपास बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में हमने केवल 26,000 करोड़ राशि किसानों को मुआवजा के रूप में दी है। तो ये उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर जो है, जो मैंने उत्तर प्रदेश की प्रचार सभा में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में 2024 एंड के पहले उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और ये बात की गारंटी मैंने दी है और निश्चित रूप से होगा, ये मेरा विश्वास है। सर नितिन जी, इस देश में लोग मानते हैं कि जब नितिन गडकरी जी कोई गारंटी देते हैं तो पक्की गारंटी होती है, ठोस गारंटी होती है। तो आज आप उत्तर प्रदेश को जो गारंटी दे रहे हैं, मुझे यकीन है वो ठोस होगी। लेकिन इसी से मैं एक राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में जब आप चुनाव प्रचार के दौरान प्रयागराज गए थे तो वहां आपने एयर बस की बात की, फ्लाइंग बस की बात की कि यहां पर जल्दी चलने लगेंगी, और आपने कहा उसका डीपीआर भी तैयार है। लेकिन अखिलेश जी के जो सहयोगी हैं जयंत चौधरी, उन्होंने उस पर फिक्रा कसा। उन्होंने कहा कि भाई ये होने वाला नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर हो गया तो पहली टिकट से हम योगी आदित्यनाथ जी को सीधा गोरखपुर वापस भेज देंगे उस फ्लाइंग बस से। क्या कहेंगे आप? आप उनको पूछिए, जयंत जी को या जो भी है कह रहे उनको बोलो कि पिछले 7 साल से मैं मंत्री हूं और मैंने कही हुई कौन सी बात नहीं हुई है, एक तो वो बता दे जी। अभी उत्तर प्रदेश में मैं 7 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। अगर आप बोलेंगे तो मैं गिना देता हूं कि वहां काम शुरू हो गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी, आप गोरखपुर में बैठे हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये 30,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल है।
84 किलोमीटर बिहार में, 416 किलोमीटर बिहार में, 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और बंगाल में 18 किलोमीटर एक्सप्रेस वे लंबाई है। और लगभग इसके काम को अभी काफी काम में गति मिली है, जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। वाराणसी कलकत्ता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 20,000 करोड़ का 686 किलोमीटर 6 लेन चंदौली से शुरू होकर यह बिहार झारखंड होकर हावड़ा तक जाएगा और इसमें 5,000 करोड़ के लागत से 63 किलोमीटर ये जो नया हाईवे दूसरा लखनऊ कानपुर इसके टेंडर निकल गए हैं। 63 किलोमीटर 6 लेन लखनऊ से कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जिसमें 20 से 25 मिनट में कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे लोग, तो इसका काम भी हम शुरू कर रहे हैं अभी। और दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे लगभग आप पूरा हो गया, अभी एक तो पुराना हो गया। अभी मेरठ से 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में लोग आ रहे हैं। देहरादून से 9 घंटे लगते थे, 3 घंटे में लोग आ रहे हैं। और अब नया हाईवे बना रहे हैं और दिल्ली देहरादून तो 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली हरिद्वार ये 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली चंडीगढ़ 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर 4 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली कटरा 6 घंटे में हो जाएगा। और दिल्ली श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। और इटावा से अभी हम लोग चंबल एक्सप्रेस हाईवे अटल प्रगति मार्ग बना रहे, डायरेक्ट कोटा में जाकर वो मिलेगा दिल्ली मुंबई हाईवे से। तो उत्तर प्रदेश का पूरा माल कोटा या यहाँ से इटावा से डायरेक्ट चंबल एक्सप्रेस वे से पूरा मुंबई की तरफ जाएगा और वहीं से डायरेक्ट दिल्ली की तरफ आ सकेंगे। और ये सब कुछ घंटों में हो जाएगा। तो हम तो बातें नहीं कर रहे, ये बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। और मुझे विश्वास है कि ये सब हाईवे जो दिल्ली मेरठ का तो ऑलरेडी आपने अनुभव भी लिया होगा कि हमने पूरा कर दिया। फिर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो है, जो दिल्ली के बाहर का है 12,000 करोड़ का, वो हमने पूरा कर दिया है। बाद में विशेष रूप से अयोध्या के लिए मैं आपको जब पूछेंगे तो बताऊंगा। तो एक प्रकार से जो जो बातें हमने की वो पूरी करके दी है। ठीक है, आप जो मैं कह रहा हूँ वो शुरू होने के इसमें है। जी सर, आप अयोध्या पर उससे पहले एक और, क्योंकि आपने कहा कि इस जयंत चौधरी जी के बयान के संदर्भ में कहा कि कौन सी चीज नहीं हुई, तो वो दरअसल ये दावा करते हैं कि आपने एक बार कहा था कि वृंदावन से दिल्ली क्रूज शिप से जो है जाएंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ अब तक, वो ये कहते हैं। देखिए, एक तो पहली बात तो ऐसा थी कि मैंने दिल्ली जलमार्ग गंगा में बनाने का ऐलान किया था। तो वाराणसी से हल्दिया ये जलमार्ग 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके पूरा हुआ। इसमें गाजीपुर, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया 4 मल्टी मॉडल हब बन गए। फिर केशव मौर्य जी के आग्रह पर मैंने वाराणसी से प्रयागराज तक उसमें करीब 1.5-2 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके पूरा किया। फिर हमने वर्ल्ड बैंक को, मैंने यही बात कही थी कि वर्ल्ड बैंक को हमने प्रोजेक्ट सम्मिलित किया था, जिसमें दिल्ली की यमुना से लेकर हम लोग पानीपत सोनीपत से वहां से लेकर यमुना में आकर मथुरा, आगरा, इटावा और इटावा से प्रयागराज, ऐसा हम लोग जलमार्ग बनाएंगे। अब ये प्रयागराज टू यहाँ तक तो हो गया, अपने हल्दिया तक। फिर हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है। फिर बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा में हमने ड्रेजिंग पूरा किया, वहां अब जलमार्ग शुरू हो गया। और बांग्लादेश में मुंगली पोर्ट तक किया। तो मैंने ये कहा था कि दिल्ली से साउथ ईस्ट एशिया तक माल जाएगा। और इसमें केवल बाकी रहा है दिल्ली से मथुरा, आगरा, इटावा, ये यमुना का काम। अब इसमें वर्ल्ड बैंक को 12,000 करोड़ का रिपोर्ट दिया गया और मैंने कहा ये हम करने का हमारा इरादा है और हमने वर्ल्ड बैंक को 12,000 करोड़ का रिपोर्ट दिया है। और ये जब होगा तो एमपीबीएस सी प्लेन हमने लाए, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ, आज की भाषा में उसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं। अभी गुजरात में सरदार सरोवर में उतरता है, अभी मैं समुद्र में लेकर उतरा हूँ। और एमपीबीएस सी प्लेन जो है ये यमुना से निकलेगा और ताजमहल में आगरा के पीछे उतरेगा, 15 मिनट में जाएगा, ये मैंने कहा था। अब ये जलमार्ग जो है ये वर्ल्ड बैंक के पास है और ये इसका मैं मंत्री नहीं हूँ, और ये निश्चित रूप से हो सकता है। और यही बात का मैंने कहा था कि वर्ल्ड बैंक में हमने कहा है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि गंगा शुद्ध करने के लिए मैंने यही मथुरा में ये 30,000 करोड़ की योजना ली थी और मथुरा में एक ऐतिहासिक योजना की है। उन्हें वो वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की है कि मथुरा का 80 mld स्लज गंदा पानी उसको शुद्ध करके हाइब्रिड एन्युटी पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने लिया और वो पानी हमने इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को दिया है, जो 20 करोड़ रुपए वो पानी खरीदी करके पैसे देंगे और उसका काम अब पूरा हुआ है। तो जो बात की वो हमने की और ये जो पानी है
इसके साथ निश्चित रूप से पहली बार वेस्ट टू वेल्थ वाली बात कही। दूसरी बात, प्रयागराज में जब कुंभ था तो उसी समय मैं स्नान करने के लिए आया था। पहली बार गंगा अविरल निर्मल बनी और करीब हमने 30,000 करोड़ में से 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मेरे कार्यकाल में शुरू हुए। कुछ प्रोजेक्ट पूरे होने थे, उसमें केवल गंगा पर नहीं, तो गंगा की 40 उपनदियां और नाले, वो कौन से कानपुर में फाफामऊ नाला वगैरह बहुत से गंदे, हमने उसको हमने पूरी तरह से वो पानी शुद्ध किया। इतना ही नहीं तो काली नदी का लेकर मथुरा के लिए अनेक जगह पर हमने प्रोजेक्ट किए और काफी गंगा और यमुना को दिल्ली में 6,000 करोड़ रुपए दिए यमुना को शुद्ध करने के लिए, ताकि गंगा अशुद्ध ना बने, क्योंकि यमुना गंगा में जाके मिलती है। ये सब काम तो आपको देखने के लिए मिला है। और निश्चित रूप से अब ये जो एमपीबीएस सी प्लेन है, इसके कानून भी क्लियर हो गए। अब कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर, मैंने योगी जी को कहा था कि आप इनिशिएटिव लो और ये चालू कर दो। अब इसके लिए सब परमिशन मिलने की तैयारियां हो गई है। कोई हमने झूठा वादा नहीं किया, अब ये प्रत्यक्ष रूप से आया है। गडकरी जी, जब आप बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, जब आप जैसे कहते हैं कि भाई आप यमुना में सी प्लेन में बैठेंगे और उसके बाद जो है आगरा के ताजमहल के पास उतरेंगे, तो ये सब चीजें कई बार सपना लगती है, लेकिन ये सपने हकीकत बनते हुए हमने देखे हैं। दिल्ली से मेरठ और केवड़िया की आप बात कर रहे हैं, केवड़िया में भी मैंने सी प्लेन को देखा था, कैसे वहां पे उतरा और किस तरह से वहां माहौल था। लेकिन मैं पूर्वांचल की खास करके, क्योंकि हमारा आज का जो मेन मुख्य विषय है, हम पूर्वांचल के चुनावी दंगल की बात कर रहे हैं। और पूर्वांचल आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से रहा, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब यहां पर आई है और ये कहा जा रहा है कि इससे समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे पूर्वांचल में। अब तो मैं देख रहा था यहां से, वाराणसी से, कई अन्य शहरों से किसानों ने लाखों रुपए की जो सब्जी हैं, फल हैं, वो यहां से भेजे हैं, बाहर भेजे हैं। क्या आपको लगता है पूर्वांचल की तस्वीर बदल सकता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? देखिए, निश्चित बदल सकता है। आप कभी मुंबई जाएंगे तो मैंने 95-2000 में मुंबई और पुणे के बीच में एक हाईवे बना है। तब ये बनाने के पहले 9 घंटे लगते थे मुंबई से पुणे जाने के लिए, अब 1.25 घंटे में होता है। और इसके कारण लोग सुबह मुंबई आते हैं और रात को पुणे चले जाते हैं। इसमें पुणे में इतना विकास हुआ, आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुई, पुणे में इंडस्ट्री डेवलप हुई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। एक हाईवे ने पूरे पुणे की तस्वीर को बदल दिया। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार, ये जो गोरखपुर से हाईवे बना रहे पूर्वांचल, ये एक प्रगति का मार्ग है, प्रगति का विकास मार्ग है। गोरखपुर में इंडस्ट्री आएगी, गोरखपुर में जो सब्जियां होगी वो पूरे देश भर में एक्सपोर्ट होगी, गोरखपुर का मटेरियल पोर्ट तक जाएगा, गोरखपुर में विशेष रूप से इंडस्ट्री आने से नए रोजगार तैयार होंगे। और मुझे लगता है गोरखपुर एक स्मार्ट सिटी भी बन जाएगा, स्मार्ट विलेजेस बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर की जो जो विशेषता है उसके अनुरूप वहाँ हैंडलूम होगा, हैंडीक्राफ्ट होगा, आलू होगा या बाकी चीजें होगी। इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होने के लिए उसकी मदद मिलेगी और निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। नितिन जी, जब हम यहाँ के पूरे इलाके की बात करते तो मैं ये देख रहा था कि अब तो ये राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है कई बार कि भाई ईस्टर्न, जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो अखिलेश यादव और बाकी लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमने शुरू करवाई थी, ये हमारा प्रोजेक्ट था। इस तरह की राजनीतिक लड़ाई भी एक्सप्रेसवे पे होने लगी है। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह से अगर एक्सप्रेसवे पे डिबेट होती है, देश में सड़कों पर डिबेट होती है, तो ये राजनीति में एक अच्छी शुरुआत है? या आप इसको कैसे देखते हैं जब दावा किया जाता है कि ये तो हमारी सरकार ने किया था, अब बीजेपी आई तो बीजेपी इस पर अपनी नाम पट्टिका लगा रही है? ऐसा है, मैं आपको खुली नम्रता पूर्वक चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेस हाईवे है जो केवल राष्ट्रीय महामार्ग मेरे विभाग के द्वारा मैं बना रहा हूं। अब ये गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे योगी जी बना रहे हैं, ये तो सच्चाई है। इसके बाद में जो दिल्ली से आगरा जो हाईवे बन गया है, वो मायावती जी और मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में विशेष रूप से हुआ है, ये भी लोग जानते हैं, अखिलेश जी उसका क्रेडिट ले सकते हैं। बाद में उसके बाद में जो जो हाईवे योगी जी ने शुरू किए वो क्रेडिट योगी जी का है। जो हाईवे मोदी जी के नेतृत्व में मैंने शुरू किए, दिल्ली मेरठ से लेकर सब जो मैंने आपको 7 ग्रीनफील्ड हाईवे गिनाए, वो मेरे कार्यकाल में बने हैं, मोदी जी के नेतृत्व में बने, तो निश्चित रूप से वो इसके हैं। तो जो मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी के नेतृत्व में हुए वो उनका है। तो ये जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब उन्होंने हमारे कौन से हाईवे का भूमि पूजन किया था, और योगी जी ने जो 2 हाईवे बनाए उत्तर प्रदेश में, उसमें कौन से हाईवे का भूमि पूजन उन्होंने किया था?
देखिए, एक बात जितनी सच है कि दिल्ली से आगरा जो हाईवे बना हुआ है, जो जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और मायावती जी के समय में, दोनों समय उन्होंने किया, इसका क्रेडिट हमको नहीं है। पर जो हाईवे हमारे यहाँ हुए तो यही हुए। अब क्या होता है, एक बार कोई अच्छी बात अपने विपक्ष के लोग करते हैं तो सहन भी नहीं होता और बता भी नहीं सकते, ऐसी हालत कभी कभी होती है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई इन्होंने साथ बनाए तो तुमने क्या किया। तो ये अड़चन हो सकती है, तो चुनाव के समय वो बोलते रहते हैं, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना नहीं, क्योंकि जनता को पता चलता है कि किसने क्या किया। अच्छा, आपने अभी अयोध्या का जिक्र किया, मैं इसी पर आ रहा था। अभी मैं देख रहा था आपके एक और बयान देख रहा था कि आपने ब्रिज 84 कोस की जो परिक्रमा थी उसको भी आपने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके उसका विकास होगा, 5,000 करोड़ से उसका डेवलपमेंट होगा, ये आपने कहा। गंगा एक्सप्रेसवे की भी बात चल रही है। तो एक तरफ बीजेपी के विरोधी ये कहते हैं कि ये जो बीजेपी है ये तो मंदिर वाली पार्टी है, तो मंदिर बनवाती है, अयोध्या में मंदिर बनवाने की बात करेगी और मथुरा की बात करेगी, काशी कॉरिडोर की बात करेगी। दूसरी तरफ आप जो है यहां इनको रोड से जोड़ते हैं, रोड कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं। तो इसको आप कैसे देखेंगे? क्या ये आध्यात्मिक जो है उसको अध्यात्म को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की पहल है, या फिर सड़कों का जाल बिछाकर एक तरह से डेवलपमेंट का एक नया मॉडल देने की जरूरत है, उसको आप देखते हैं? यानी इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? देखिए, हमने केवल मंदिरों को नहीं जोड़ा है, भगवान गौतम बुद्ध के नाम से बुद्ध सर्किट को भी जोड़ा है। करीब 25,000 करोड़ के रोड, जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने संन्यास लिया, जहां उनको जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उनका बाद में जिन्होंने अपनी उनकी मृत्यु हुई, ये पूरे 7-8 स्थानों पर हमने बुद्ध सर्किट के रूप में 25,000 करोड़ रुपए खर्चा करके एक बुद्ध सर्किट का रोड बनाया, जहां पूरे विदेशों से पर्यटक आ रहे। अभी अयोध्या में हम 40,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अयोध्या से प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर सहित देश के अन्य हिस्सों को जोड़ने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के रोड बना रहे हैं। जैसे राम वनगमन मार्ग, ये अयोध्या से चित्रकूट 5,000 करोड़ का है, 258 किलोमीटर। ये अयोध्या से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मोहनगंज, अवतारपुर, सूरतगंज, राजापुर से चित्रकूट तक बन रहा है। इसका काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। हम बोल नहीं रहे, 23 तक काम पूरा हो जाएगा। दूसरा मार्ग है राम जानकी मार्ग। ये मार्ग परियोजना 2,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 436 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर और 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। ये परियोजना अयोध्या से 213 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। और बिहार में राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 223 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रही है। फिर एक 84 कोसी परिक्रमा, ये केशव मौर्य जी के आग्रह पर हमने विशेष रूप से की। 4,000 करोड़ के लल्लू सिंह जी वहां के सांसद है, उन्होंने बहुत पीछे लगे थे। 4,000 करोड़ की लागत से 235 किलोमीटर का अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। यह सड़क 2023 तक बन जाएगी। फिर वाराणसी कनेक्टिविटी में वाराणसी को प्रयागराज, मिर्जापुर, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ से जोड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। प्रयागराज कनेक्टिविटी के लिए प्रयागराज से अयोध्या, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर जोड़ने के लिए 16,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो ये तो हम तो काम शुरू है हमारे, हम कहाँ झूठे वादे कर रहे हैं। ये बुद्ध सर्किट जो है, जिसका हमने उल्लेख किया था, वो 25,000 करोड़ की लागत से सारनाथ से श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, केसरिया, वैशाली, नालंदा, राजगीर से बोध गया तक ये हम कर रहे हैं। अब हम रोपवे निर्माण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और इतना ही नहीं, तो हम अनेक योजनाएं ले रहे हो, तो लोग तो देख ही रहे हैं। मुझे तो भूमि पूजन करने का भी इतनी योजना है कि उसके लिए समय नहीं मिला। इतना काम हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है, मोदी जी, योगी जी बार बार डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि भाई अगर आपने एक योजना बना ली तो उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना। ये बार बार कहा जाता है कि 2017 से पहले, प्रधानमंत्री ने खुद कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लिए कई योजनाएं वो शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन जो राज्य सरकार थी उसका सहयोग नहीं मिलता। कई बार आपको डर लगता है क्या, कि या आशंका होती है, मन में ऐसे संदेह होते हैं कि आप बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, अगर चुनाव के बाद नतीजे उलट गए तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर राज्य सरकार का सहयोग ना मिले, फिर उसमें भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे होते हैं, उसमें जो है आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं खटाई में पड़ जाए। ऐसा कभी आपके मन में आशंका या संदेह होता है क्या? देखिए, आशंका नहीं, मेरा अनुभव था कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी तो लैंड एक्विजिशन नहीं होता था। काफी रास्ते बंद पड़े थे, काफी जगह विवाद हो रहे थे, अनेक काम बंद पड़े, कॉन्ट्रैक्टर एनसीएलटी तक चले गए, परिस्थितियां बिगड़ गई, मैं कुछ कर नहीं पाया।
और ये भी सच है कि योगी जी, केशव जी, हमारे शर्मा जी, जब इनकी सरकार आई तो उसके बाद में बड़े प्रमाण पर लैंड एक्विजिशन के कामों को गति मिली और हम इतने बड़े हाईवे कर रहे हैं। इसका कारण है डबल इंजन की सरकार है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज महाराष्ट्र में हमें समस्या है, हमारी योजना दिल्ली मंजूर करती है तो सरकार, महाराष्ट्र सरकार नकार देती है। तो हम लोग विकास के कारण भारत सरकार के पूरे योजनाओं का फायदा नहीं उठा ले पाते।